जय श्री राम बच्चों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है और आपकी जो न्यू बुक है उसका नाम है जिज्ञासा। जिज्ञासा बुक के मैंने 3 से 4 चैप्टर जो आपके पहले ऐसे 1 में आने वाले हैं वो मैं डाल चुका हूं, उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर और छठे चैप्टर की वीडियो आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर, ठीक है। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो बेटे है 7th चैप्टर, जिसका नाम है प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण। देखिए बच्चों, आपको ये बुक थोड़ी सी हार्ड लग सकती है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर हम ध्यान से समझे तो बहुत ही ज़्यादा बेटे आसान चैप्टर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली ये जो बुक्स इस तरीके से बनाई गई है कि इसको आप रटे ना समझें, ठीक है। क्योंकि पहले वाली जो बुकें थी उसके अंदर हम बेसिकली जो कॉन्सेप्ट थे ना उनको रट लेते थे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको बहुत तरीके के क्रियाकलाप देखने को मिलेंगे जिससे कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी कर पाएंगे या क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे उसको अच्छे से, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण। देखिए बेटे, ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा बेसिकली गर्मी होती है, ठीक है। गर्मी को हम ऊष्मा कह सकते हैं, ठीक है। तो हम वो देखेंगे कि किस प्रकार से जो गर्मी होती है, गर्म चीजें होती हैं, वो जो गर्मी है वो एक जगह से दूसरी जगह तक फैलती है, ठीक है। ऊष्मा जो है हमारी, वो एक जगह से किस प्रकार दूसरी जगह पर फैलती है, स्थानांतरित होती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे लिखा है कि पेमा और उनका भाई पालदेन गंगटोक में रहते हैं, ठीक है। सर्दी की एक ठंडी शाम को वे आग जलाकर उसके आसपास बैठ जाते हैं, यानी कि आग जलाते हैं सर्दियों में और उसके आसपास वो बैठ जाते हैं, ठीक है। पालदेन शीतकालीन अवकाश में केरल घूमने के अनुभव को साझा कर रहा है, ठीक है। अब पालदेन बताता है कि भाई मैं सर्दियों की छुट्टियों में केरल में घूमने गया था, ठीक है। रहता वो गंगटोक में है लेकिन घूमने गया था केरल में, ठीक है। वह बताता है कि सर्दियों के मौसम में गंगटोक की तुलना में केरल में अत्यंत उष्ण, यानी कि यहाँ पर तो कितनी ज़्यादा ठंड है, ठीक है, गंगटोक में। लेकिन अगर मैं वहाँ पे जब केरल गया ना तो केरल में इसी मौसम में गर्मी हो रही है, ठीक है, और आर्द्र मौसम है वहाँ का, ठीक है। पेमा और पालदेन दोनों ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि कुछ स्थान बहुत ठंडे होते हैं और कुछ बहुत गर्म क्यों होते हैं, ठीक है। उनके दादाजी विज्ञान के एक सेवानिवृत्त अध्यापक है, यानी कि जो उनके दादा हैं वो एक टीचर हैं। वो बताते हैं कि भाई केरल गंगटोक की अपेक्षा भूमध्य रेखा के अधिक समीप है, इसकी लंबाई समुद्र तटीय भी रेखा भी है। देखिए एक सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं, देखिए बेटे जो हमारे यहाँ पर जो गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है, वो कैसे पड़ती है। अगर हमारी धरती है ये, ठीक है, अगर ये धरती है तो ये सूरज है, ठीक है ना। अब क्या होता है बेटे, धरती के बीच में, एकदम बीच में ये जो सूरज की जो रोशनियां हैं बेटे वो एकदम सीधी पड़ती हैं और पोल्स की तरफ में यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है वो तिरछी पड़ती है। तो इसलिए बीच वाला जो इलाका है, ये वाला जो पूरा आपका इलाका है, यहाँ पर बेटे भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है, हर साल भर गर्मी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है बेटे वो सीधी आती है, लेकिन पोल्स पर बहुत ही कम रोशनी पहुँच पाती है, इसलिए वहाँ पर ठंड रहती है, ठीक है। तो यही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अतः वहाँ का मौसम अधिक उष्ण होता है और आर्द्र होता है, ठीक है। पालदेन उत्तर देता है, हाँ हमने कक्षा 6 विज्ञान में ये सब पढ़ रखा है कि सूर्य ही ऊष्मा का एकमात्र स्रोत होता है, ठीक है। यानी कि सूरज से रोशनी आती है और भूमध्य रेखा पर सूरज सीधा पड़ता है, यानी कि इसलिए वहां पर क्या होती है बेटे, ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। वार्तालाप के समय पे माँ अत्यंत ध्यानपूर्वक अपनी दादी माँ को एक धातु के बड़े पात्र में सिक्किम का एक पारंपरिक व्यंजन, यानी कि कोई खाना होगा जिसको थुक्पा, ठीक है, बनाते हुए देख रही है। पेमा पूछते हैं कि भोजन बनाने के लिए सामने से धातु के पात्र को उपयोग करते हैं, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि जब हम खाना बनाते हैं ना तो धातु वाली चीज़ों को, जैसे लोहे की कटोरी हो गई या चांदी कह रहा हूँ सॉरी, आपका सिल्वर हो गया, ठीक है, चांदी हो गई, ठीक है, ये जो भी चीज़ें हैं, स्टील हो गई सॉरी, ठीक है। तो स्टील जैसी चीज़ों का धातु, बेसिकली हमारा कहने का मतलब है तांबा धातु, ठीक है। जो भी धातु वाली चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों में हम खाने को क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो बेटे एक सिंपल सा जवाब है कि धातु वाली चीज़ों में हम खाना इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये ऊष्मा की सुचालक होती हैं, ठीक है। ऊष्मा की सुचालक यानी कि जो गर्मी है इनमें आसानी से ट्रैवल कर पाती है, ठीक है। अब इस बात को समझने के लिए आपको एक क्रियाकलाप करना पड़ेगा। देखिए ऊष्मा का चालन ही है इस टॉपिक का नाम, ठीक है। अब आपने क्या किया, या आपने एक स्टैंड लिया, ठीक है, क्लैंप से यहाँ पर देखेंगे आप कीले लगा दिए हमने। अब ये कीलों को चिपकाया कैसे वो समझिए। इन कीलों को मोम की सहायता से यहाँ पर चिपका रखा है, ठीक है ना। जब मोम की सहायता से हमने इसको चिपकाया और इसके एक छोर पर हमने जलती हुई मोमबत्ती को जब लगा दिया तो क्या होगा बेटे, जैसे जैसे यहाँ से ये गर्म हो गई ना धातु की पट्टी, तो धीरे धीरे जो गर्मी है ये इस तरफ की तरफ बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे एक एक करके सारी की सारी जो कीले मोम से चिपकाई गई थी वो धीरे धीरे टूटकर गिरनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि क्या हो रहा है बेटे, क्या आपको लगता है कि धातु की पट्टी में ऊष्मा का स्थानांतरण उस सिरे से हो रहा है जहां पे धातु की पट्टी को गर्म किया जा रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। जैसे धातु पट्टी के माध्यम से पिन तक पहुंचती है, यानी कि जो ऊष्मा है बेटे वो धातु की पट्टी के माध्यम से पिन तक पहुंचेगी तो धीरे धीरे मोम पिघलने लगेगी और जैसे जैसे मोम पिघलेगी पिन नीचे गिर जाएगी। सिंपल सी बात। यहाँ ऊष्मा का स्थानांतरण पत्ती के गर्म छोर से ठंडे छोर की ओर होता है। यानी कि हमने एक चीज इस बात से समझ ली कि जो हमारी जो ऊष्मा है वो हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ बेटे बढ़ती है ना। गर्म जगह से वो ठंडी जगह की तरफ स्थानांतरित होती है, चलना शुरू कर देती है।
ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई होगी। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु के गर्म भाग से ठंडे भाग में, गर्म भाग से ठंडे भाग में, गर्म भाग से ठंडे भाग में, यानी कि ऊष्मा गर्म से ठंडे की तरफ चलती है, इसीलिए इसे चालन भी कहा जाता है। समझ आ गया? वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु के गर्म भाग से ठंडे भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण हो, यानी कि ऊष्मा का बदलाव हो, ऊष्मा चलने लग जाए गर्म से ठंडे ठंडे की तरफ, उसी को हम बोलेंगे चालन। ठीक है, अब इस चालन में कौन? धातु बेटे सुचालक होते हैं, इसलिए उसमें ऊष्मा चल पाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में जो कण गर्म हो जाते हैं वे अपनी ऊष्मा को अपने से अलग अगले कणों को स्थानांतरित करते हैं, यानी कि आगे बढ़ते रहते हैं, आगे आने वाले कणों को भी वो गर्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर आप देखें, अगर सर्दियों में आप एक जगह बैठे है ना, आग लगा के बैठे, तो थोड़ी देर के बाद आपको भी तपन महसूस होगी। ठीक है, तो ये ऐसा ही ये काम करती है प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा को अपने में से सरलता से संचारित होने देते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से ऊष्मा आसानी से चल सकती है, वो होते हैं ऊष्मा के सुचालक। ठीक है, और जिनके अंदर नहीं चल पाएगी वो होते हैं कुचालक। ठीक है, हम भोजन बनाने के लिए धातु के बने हुए डब्बों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें सुचालक होती है और वो गर्म रहते हैं। ठीक है, तो ताकि उनमें क्या बेटे गर्मी चल सके। ठीक है, ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से चालन प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। तो यानी कि धातु जो हमारा ऊष्मा है बेटे, ऊष्मा का एक प्रक्रिया तो ये हो गया कि भाई ऊष्मा जो स्थानांतरित होती है चालन विधि से, एक विधि होगी चालन विधि। चालन विधि से भी ऊष्मा क्या करती है बेटे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। ठीक है, दूसरा देखिए, कांच और लकड़ी, कांच और लकड़ी ये बेटे अपने अंदर से ऊष्मा को चलने नहीं देते जल्दी से, आसानी से, इसलिए इनको ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। मृदा हो गए और चीनी मिट्टी, ठीक है, ये भी कुचालक के अंदर गिने जाते हैं। चीनी मिट्टी, जैसे आपने कप देखे होंगे ना, कप वो चीनी मिट्टी के ही बने होते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं बेटे, अपने अंदर से ऊष्मा को नहीं जाने देते हैं। ठीक है, समझ आया? अब देखिए यहाँ पर ये आप खुद भर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए क्या है बेटे, आपने अनुभव किया होगा कि हम सर्दियों में स्वयं को गर्म रखने के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि देखिए बेटे, ऊनी कपड़े वायु को अपने अंदर छिद्रों में फंसा लेते हैं। अब ये जो ऊनी कपड़े हैं, हवा के अंदर क्या होते हैं, देखिए बेटे, ये जो ऊन के कपड़े के अंदर ये जो बीच में खाली जगह है ना, इनमें फंस जाती है ना। और हमको पता है वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी कि गर्मी को बाहर नहीं जाने देगी वो। ठीक है, चल अपने अंदर से गुजरने नहीं देगी, इसलिए हमारे शरीर से परिवेश की ओर ऊष्मा के प्रवाह को कम कर देगी। जो ऊष्मा है वो हमारे अंदर से बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, इसके परिणाम स्वरूप हमें गर्मी का अनुभव होने लग जाएगा। इसी प्रकार कपड़ों की परतों के बीच में उपस्थित वायु की ऊष्मा कुचालक का कार्य करती है, यानी कि अगर हम एक के ऊपर एक परत डाल लें तो हम और भी ज़्यादा बेटे गर्म रह पाएंगे। यानी कि एक मोटे कंबल के स्थान पर दो पतले कंबलों को भी हम पहन सकते हैं, जिससे कि हमें और भी ज़्यादा राहत मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, क्या ऐसे घरों का भी निर्माण कर सकते हैं जो बाहर से गर्मी और सर्दी से बचाएं हमको? बिल्कुल कर सकते हैं। हमको पता चल गया कि जो वायु है बेटे वो क्या है, ऊष्मा की कुचालक है। ठीक है, बहुत गर्म अथवा ठंडे जलवायु वाले स्थानों में बनाए रखने के लिए, उन्हें गर्म या ठंडा करने के लिए ऊष्मा के स्थानांतरण की अवधारणा की पुष्टि करते हैं। देखिए क्या होता है, एक रोचक तथ्य पढ़ लेते पहले। सर्दियों के दिनों में हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर वाले हिमालय जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तरकाशी में एक मोरी विकास खंड है, ठीक है, में अत्यंत ठंड पड़ती है, भारी मात्रा में हिमपात यानी कि ओले गिरते हैं, वर्षा होती है बर्फ की। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो घर बनते हैं बेटे, उन्हें गर्म रखने के लिए लकड़ी की दो परतों के बीच गोबर और मृदा यानी कि मिट्टी के घोल को डाल दिया जाता है। ठीक है, अब जो लकड़ी और मृदा है वो ऊष्मा के कुचालक है। ठीक है, जिससे कि वो ऊष्मा की हानि को रोक देते हैं और हमको गर्मी महसूस होती है। ठीक है, यानी कि घरों को गर्म रखने में वो सहायक होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा तरीका है कि घर की बाहरी दीवारों को खोखला ईंटों से बनाया जाए। ठीक है, क्योंकि खोखली ईंटें वायु की जो वायु को रोक लेंगी उसके अंदर। ठीक है, और उपस्थित वायु ऊष्मा की कुचालक होगी उसके अंदर। ठीक है, जो सर्दियों में गर्म रखेगी और गर्मियों में बेटे घर को ठंडा रखेगी। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है। अब दूसरा जो तरीका है जिससे कि ऊष्मा चलती है, पहला विधि हो गई चालन विधि, है ना, पहली विधि हो गई चालन विधि। दूसरी विधि है बेटे संवहन विधि। इसमें क्या हो रहा है वो देखिए ध्यान से। देखिए क्या होता है, धुआं ऊपर क्यों उठता है, ये सवाल आता है कि धुआं ऊपर क्यों उठता है। ठीक है, अगर मैं बेटे बात करूं, आपने छठी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो हमारी गर्म हवा है ना बेटे, गर्म हवा ऊपर की तरफ उड़ती है। जल चक्र के बारे में आपने पढ़ा होगा, इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन आपने पहले भी पढ़ा होगा इसको, जल चक्र के बारे में। जल चक्र में क्या होता है बेटे, जो गर्म हवा होती है, जब सूरज की रोशनी से समुद्र का जो पानी होता है बेटे, वो भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाता है। पता होगा आपको, है ना, भाप बनकर पानी उड़ना शुरू हो जाता है, फिर ऊपर जाकर बेटे वो बादलों में ठंडा होकर फिर वापस नीचे गिरता है। ठीक है, तो हम एक चीज देखेंगे कि जो गर्म होता है बेटे,
जो भाप होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, यानी कि हल्की होती है, वो भाप ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देती है। अगर आप आग लगाएंगे तो धुआं धुआं बेटे हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा, है ना। कोई भी गर्म चीज होगी या पानी उबालेंगे तो जो भाप होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने करके दिखा रखा है कि इसके मोमबत्ती लगाई, मोमबत्ती की भाप से ये गिलास हो गया ऊपर उठ गया, है ना। तो हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती की लौ के आसपास की हवा गर्म हो जाएगी, जैसे वो गर्म होगी हल्की हो जाएगी, फैल जाएगी और अधिक स्थान घेरना शुरू कर देगी, ठीक है, और इसलिए वो बेटे ऊपर की तरफ उठ जाएगी, ठीक है। आप वायु के गर्म होने पर उसके फैलाव का अनुभव आंशिक रूप से फूले हुए गुब्बारे के रूप में कर सकते हैं, यानी फूले हुए गुब्बारे के रूप में भी हम इसको एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं, ठीक है। गुब्बारा बेटे इसमें क्या होता है, बड़ा होने लग जाता है, ठीक है। आपने अवश्य देखा होगा कि अगरबत्ती जलाने पर धुआं ऊपर ही जाएगा, है ना, धुआं ऊपर ही जाता है हमेशा। धुआं गर्म गैस और सूक्ष्म कणों का मिश्रण होता है बेटे, ठीक है, ठोस कणों का मिश्रण होता है, ठीक है, जो पदार्थ को जलाने पर निकलता है। तो हम सबको पता है ये छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या हो रहा है कि द्रवों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, ठीक है। द्रवों में कैसे, अब देखिए हमने ठोस में तो पढ़ लिया, है ना, कि जो ठोस है, जो भी हमारे लोहे की चीज़ें हो गई या धातु की चीज़ होगी, उसमें तो कैसे किस प्रकार से जो ऊष्मा इधर से उधर जा रही है। लेकिन पानियों में जो सॉल्यूशन चीज़ें यानी कि द्रव वाली चीज़ें, उसमें क्या होता है ना, क्या उसमें भी हवा के समान ऊपर उठते हैं। देखिए क्या होता है, इसमें हमने क्या करा, जल से आधा भरा हुआ 500 ml का एक बीकर ले लिया, ठीक है। एक नली की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट का बीकर की तली में रख दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसे कर लिया, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। जैसे ही हम इसको डालेंगे ना तो बेटे ये देखिए आपको एक धारी सी दिख रही होगी ऐसे जाके, ठीक है। यानी कि इसके अंदर भी क्या हो रहा है बेटे, जो ऊष्मा है वो ऊपर की तरफ ही जा रही है, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो ऊपर, जब ठंडा हो जाएगा तो वापस से ये नीचे इकट्ठा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये यहाँ पर बता रखा है। देखिए यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे ध्यान से, बीकर की तली को जल की ऊष्मा से मिलती है, यानी कि बीकर की तली में जो ऊष्मा जा रही है, ठीक है, जल गर्म होगा, फैलेगा और ऊपर उठेगा, ठीक है। सिंपल सी बात, फैलेगा ऊपर उठागा, क्योंकि हमें पता है कि जो हल्की जो होती है वो हल्की हवा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। बीकर के किनारों का जल ठंडा होगा, वहां से वो जो गर्म हुआ था वो वापस से क्या हो जाएगा बेटे, ठंडा हो जाएगा और फिर वापस से वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। यह चक्र चलता रहता है जब तक जल का संपूर्ण आयतन गर्म नहीं हो जाता, ठीक है। इस स्थिति में संपूर्ण जल के कणों की गति द्वारा गर्म हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटे संवहन, इसी को हम बोलते हैं संवहन, ठीक है। यानी कि दूसरे जो प्रक्रिया है जिसकी वजह से धातु जो हमारी ऊष्मा है वो चालन कर सकती है, यानी कि स्थानांतरित हो सकती है, उस प्रक्रिया का नाम है संवहन। एक प्रक्रिया थी चालन, दूसरी प्रक्रिया है संवहन, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, इस स्थिति में संपूर्ण जल के कणों की गति के द्वारा, जल के कण भी गति करते हैं, उनके द्वारा जब पूरा जल गर्म हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, ऊष्मा स्थानांतरण की यह प्रक्रिया संवहन कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए अतः हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वायु की भांति जल के अंदर भी बेटे जल भी गर्म होता है, ठीक है ना, ठीक है। और सेम प्रक्रिया जैसे वाष्प उसमें होती है भाप में, जल में भी वही सेम प्रक्रिया आपकी होती है, ठीक है। अगला बेटे बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, स्थल समीर और समुद्र समीर। अब इनके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, अगर आपने देखा हो, दिन के समय में समुद्र तट की रेत जो होती है बेटे जल की तुलना में ज़्यादा गर्म हो जाती है। दिन के समय जो रेत होती है समुद्र के आसपास वाली वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, लेकिन रात के समय वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब हमको एक चीज़ तो पता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया है कि एक तरफ तो मिट्टी ले ली, उसमें थर्मामीटर डाल दिया, एक तरफ जल ले लिया, उसमें थर्मामीटर डाल दिया, ठीक है। अब दिन में क्या होगा, मिट्टी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ठीक है, और ये जल धीरे धीरे गर्म होगा, और रात में मिट्टी जल्दी ठंडी हो जाएगी। यानी कि जो मिट्टी है वो जल की तुलना में गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी बेटे जल्दी ही होती है, ठीक है। 20 मिनट बाद अगर हम देखेंगे तो मृदा का तापमान जल की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और मृदा जल की तुलना में शीघ्रता से गर्म हो जाती है, हमको पता चल गया। 20 मिनट बाद जब ठंडा हो जाएंगे तो हम देखेंगे मृदा जल की अपेक्षा शीघ्र ठंडी भी हो जाती है, यानी कि मिट्टी गर्म भी जल्दी होगी, ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। इसी प्रकार से समुद्र तट के पास रहने वाले लोग जल और स्थल के अलग अलग दर से गर्म और ठंडा होने के कारण आनंददायक परिघटना का अनुभव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्थल समीर और समुद्र समीर, ठीक है। दिन के समय क्या होता है, सबसे पहले हम बात करें दिन के समय जल की तुलना में जो हमारी वो जमीन है बेटे, है ना, जमीन वो जल्दी जल्दी गर्म होगी। जब गर्म होगी तो यहाँ की जो वायु है वो ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी, ऊपर उठेगी तो वो ऊपर जाएगी गर्म वायु, है ना। और यहाँ से देखिए जब भी यहाँ से गर्म वायु ऊपर जाएगी ना तो बेटे ठंडी वायु उसके नीचे जगह घेर लेगी, ठीक है। यहाँ से हवा उठी और ठंडी वायु नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है, ताकि उस जगह को भरने के लिए। तो क्या होगा, यहाँ पर समुद्र से यहाँ पर ठंडक होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए गर्म हवाएं ऊपर उठ जाएंगी और ठंडी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर बहने लग जाएंगी, ठीक है। समुद्र से स्थल की ओर ठंडी हवा के गमन को समुद्र समीर बोलेंगे। समझ आया, इजी इजी, बहुत इजी। समुद्र से स्थल की ओर,
समुद्र से स्थल की ओर जब हमारी हवा बहेगी, इसको बोलेंगे समुद्र समीर। क्या बोलेंगे बेटे? इसको समुद्र समीर बोलेंगे। ठीक है, अब एक और इजी, इसको मिटा देता हूं मैं, ध्यान से समझिए। क्या होता है, जब भी हमारी बेटे, जब भी हमारी हवा जो होती है गर्म होती है और वो ऊपर उठती है, देखिए ये ऊपर उठी, देखिए यहाँ पे देख रहे हो ना, गर्म वायु ऊपर उठ रही है। ठीक है, जब हवा गर्म वाली ऊपर जाएगी तो ठंडी वाली उसकी जगह घेरने के लिए नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे, ये समुद्र की तरफ से आ रही है तो इसीलिए बेटे इसको समुद्र समीर बोल दिया गया है। ठीक है, बहुत इजी। आगे देखिए, इसी कारण से गर्म प्रदेशों में समुद्र समीर लोगों को गर्मी से आराम प्रदान करते हैं, इसलिए तटीय क्षेत्रों में भवनों की खिड़कियां बेटे समुद्र की दिशा की ओर बनाई जाती हैं, ताकि, ठीक है, ताकि ठंडक मिलती रहे। ठीक है, लेकिन रात के टाइम क्या होता है, ये जो चीज़ थी पूरी पूरी पलट जाएगी। ठीक है, ये विपरीत हो जाएगी। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के अभाव में, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, स्थल क्या होगा बेटे? ठंडा होगा, है ना। स्थल क्या होगा? ठंडा होगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे, जो स्थल था, ये जमीन थी, ये ठंडी होगी, और यहाँ से गर्म हवा, जो समुद्र की गर्म हवा थी, वो बाहर ऊपर की तरफ आएगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ की जो हवा है वो यहाँ चली जाएगी, उल्टा हो गया, है ना। ठीक है, तो समुद्र के ऊपर की हवा गर्म हो जाएगी, और जहाँ मैंने आपको पहले बताया गर्म हवा ऊपर जाएगी तो ठंडी वाली उसकी जगह घेरने के लिए आ जाएगी। ठीक है, तो ठंडी हवा समुद्र की ओर बहने लग जाएगी, स्थल से समुद्र की तरफ ठंडी हवा जाएगी, इसी को स्थल समीर कहेंगे। ठीक है, ठंडी हवा स्थल से समुद्र की तरफ गई, इसको बोल दिया हमने स्थल समीर। अब जब ठंडी हवा समुद्र से थल की तरफ आई थी, उसको बोल दिया था हमने समुद्र समीर। ठीक है, तो दोनों ही बहुत ही आपके इजी टॉपिक है। ठीक है, अभी हमने ऊष्मा के स्थानांतरण की दो विधियों के बारे में हमने बेटे पढ़ लिया है। पहला है हमारा चालन विधि, ठीक है, जिसमें कि एक कण दूसरे कण के बाद आते आते धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होने लग जाता है। फिर हमने पढ़ा था बेटे आपका एक और विधि पढ़ी थी, उसका नाम था हमारा ये संवहन। ठीक है, संवहन विधि हो गई। अब जो तीसरी विधि है उसका नाम है बेटे हमारा विकिरण। विकिरण, ठीक है, देखिए सूरज की जो रोशनी है जो हमारे पास पहुंचती है वो इसी विधि से हमारे पास पहुंचती है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जिस प्रक्रिया से ऊष्मा का स्थानांतरण आग जैसी गर्म वस्तु से हमारे शरीर तक सीधा हो जाता है उसे विकिरण कहा जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा और आसानी से समझेंगे इसको, कि जैसे सूरज की ऊष्मा भी इसी प्रक्रिया द्वारा हम तक पहुंचती है। इसको देखिए, विकिरण के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, विकिरण के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। ठीक है, चालन के लिए हमें धातु वाली चीजें चाहिए थी। ठीक है, हमने देखा संवहन के अंदर जल में हो रहा था, वायु में हो रहा था, हर चीज में हो रहा है, लेकिन विकिरण के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, वो सीधा पहुंच जाएंगे आप तक। ठीक है, देखिए अगर आप किसी गर्म चीज के पास बैठेंगे तो आपको थोड़ी देर में गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी को बोलेंगे विकिरण। ठीक है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भाई किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम गर्म चीज के पास बैठोगे तो तुम्हें गर्मी लगेगी ही लगेगी। इसी प्रकार से जो सूरज की रोशनी है या सूरज की जो गर्मी है वो धरती तक पहुंच ही जाती है, उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सभी वस्तुओं को ऊष्मा का विकिरण होता है। ठीक है, सभी वस्तुओं में होता है ये। ठीक है, हमने देखा होगा कि जब कोई गर्म पात्र आग से दूर हटाकर रखा जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, यानी कि गर्म पात्र अपने आसपास ऊष्मा को विकिरण करके ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज देखेंगे, गहन चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये बेटे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि ये आपको दो दो तीन तीन नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं कि गर्मियों में श्वेत कलर के कपड़े या हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनने चाहिए और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। देखिए एक सिंपल सी बात, जो सफ़ेद कलर होता है या जो हल्के कलर होते हैं वो सूरज की रोशनी को बेटे परावर्तित कर देते हैं, पलट देते हैं वापस, जिससे कि जो हमको गर्मी होती है वो बेटे कम लगती है ना। ठीक है, तो यही, और सर्दियों में डार्क इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो गाढ़ा रंग होता है वो ऊष्मा को बेटे एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, उसको अवशोषित करता है। देखिए हल्के रंग क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। ठीक है, और जो आपके गहरे रंग होते हैं वो ऊष्मा को बेटे क्या करते हैं, अवशोषित, परावर्तित नहीं, अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिससे कि आपको सर्दियों में ठंड कम लगती है। ठीक है, यानी कि सॉरी, ठंड कम लगती, हाँ ठंड कम लगेगी, गर्मी लगेगी। ठीक है, सही है। ठीक है, आगे देखिए, हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ पे हम चालन का भी, संवहन का भी, विकिरण का भी, तीनों विधियों को एक साथ होते हुए भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने तीनों विधियों को अलग अलग पढ़ा, लेकिन अब हम देखेंगे एक साथ कैसे होती हैं ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, हम पानी को गर्म कर रहा है। ठीक है, जल को गर्म करना, क्या हो रहा है इसमें, देखिए जल को गर्म करने के बारे में विचार कीजिए, जैसा कि चित्र 7.8 में दिखाया गया है। ठीक है, आप देखिए क्या हो रहा है इसमें बेटे, हम लौ के और गर्म पात्र के आसपास की गर्मी अनुभव कर रहे हैं, है ना, उसके आसपास बैठेंगे तो विकिरण हो गया ये। ठीक है, ऊष्मा से लौ पात्र तक चालन द्वारा स्थानांतरित हो जाएगी, या ऊष्मा चली है, ये पूरा पात्र गर्म हो जाएगा, ये हो गई चालन विधि हो गई। ठीक है, पात्र में जल संवहन के द्वारा गर्म हो जाएगा, और जो जल गर्म हो रहा है वो संवहन के द्वारा गर्म हो रहा है। ठीक है, इसके आसपास हम खड़े होंगे, हमको गर्मी लगेगी, विकिरण।
ठीक है, लौ से पूरा बर्तन गर्म हो गया, आपका ये हो गया चालन, और पानी भी पूरा पूरा गर्म हो जाएगा धीरे धीरे कर करके, वो हो जाएगा हमारा संवहन। ठीक है, तो तीनों चीज एक ही चीज में हमारी हमको देखने को मिल जाएंगी। लौ और गर्म पात्र के आसपास जिस गर्मी का हम अनुभव करते हैं वो विकिरण होती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे देखिए, आप तीनों के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेंगे आप सभी बच्चे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चालन किसे कहते हैं, संवहन किसे कहते हैं, विकिरण किसे कहते हैं, तीन ही विधियां हैं। तीनों विधियों के बारे में एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान से। ठीक है, देखिए सिंपल से ध्यान से सुनिएगा। चालन विधि, चालन 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 विधि की बात कर रहे हैं। दोबारा से देखिए, चालन में ऊष्मा प्राप्त करने पर, ऊष्मा यानी कि गर्मी प्राप्त करने पर, गर्मी प्राप्त करने पर एक कण अपने संपर्क में आने वाले दूसरे कण को भी गर्मी कर देगा। ठीक है, गर्म कर देगा, यानी कि ऊष्मा उसके अंदर भेज देगा। ठीक है, अगर एक कण यहां पर था, ठीक है, और दूसरा कण यहां पर था, तो जब ये वाला कण बेटे गर्म होगा, ठीक है, तो ये इस वाले कण को भी क्या कर देगा बेटे, गर्म कर देगा। इसी को बोलते हैं हम चालन विधि। ठीक है, इसमें कण स्वयं अपनी स्थिति से नहीं हटते, बल्कि दूसरी तरफ में गर्मी पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये इधर से इधर नहीं जाएगा, ये इधर का इधर ही रहेगा, ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर का इधर ही रहेगा, और इसको भी क्या कर देगा, धीरे धीरे बेटे गर्म कर देगा। ठीक है, ये होगी हमारी चालन विधि। दूसरा है संवहन विधि। संवहन, ठीक है, ऊष्मा के स्थानांतरण कणों की वास्तविक गति के द्वारा होता है। हमने देखा चालन विधि में कण जो थे बेटे वो गति नहीं कर रहे थे, लेकिन संवहन विधि में जो कण है बेटे वो भी गति कर रहे हैं। जो हमारे कण हैं वो भी क्या कर रहे हैं बेटे, गति कर रहे हैं। ठीक है, इजी सिंपल सा आपको ये याद रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि चालन और संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमको पता है कि चालन के लिए भी माध्यम चाहिए, जैसे लोहा धातु वाली चीजें हो गई है ना, लेकिन संवहन के लिए भी माध्यम चाहिए, जल वगैरह हो गया। ठीक है, अब विकिरण के लिए हमने पहले देखा कि कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती है। इसके स्थानांतरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप ही पहुंच जाएगी। आप गर्म चीज के पास बैठोगे तो गर्मी तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी विकिरण विधि। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, रोचक तथ्य आपका ये, हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में सर्दियों में कमरों को गर्म रखने के लिए बुखारी नाम के एक पारंपरिक हीटर का उपयोग किया जाता है। इसमें लोहे का एक चूल्हा होता है, लोहे का ये चूल्हा है, ठीक है, जिसमें लकड़ी या कोयला जलाया जाता है। इसके अंदर लकड़ी या कोयला जलाया जाएगा। हीटर के ऊपरी भाग में लंबी नली लगी होती है, चिमनी का कार्य करती है। ठीक है, आपने क्रिसमस में देखा होगा वो हो करते हुए आता है ना, सेंटा फेंटा, ठीक है, तो उसके अंदर वो डाल देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कुछ है ये भी। ठीक है, जिससे धुआं बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, साथ ही बुखारी का उपयोग खाना पकाने के लिए भी किया जाता है। इसके ऊपर देखिए ये गर्म कर देंगे तो इसकी गर्मी से क्या होगा, ये भी केतली वगैरह जो भी आपका खाना भी आराम से पक जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, बुखारी के द्वारा खाना पकाने और कमरे को गर्म करने में ऊष्मा स्थानांतरण के सभी तीनों प्रकार सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, इसके आसपास बैठोगे तो विकिरण के द्वारा आपको गर्मी लगने लग जाएगी, है ना, विकिरण के द्वारा आपको गर्मी लगने लग जाएगी। ठीक है, संवहन तो हो ही रहा है कि भाई पूरा गर्मी हो रही है, जो पात्र है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, और जल भी हम इसके साथ वो कर सकते हैं, तो ये आपका पूरा का पूरा संवहन भी हो जाएगा। ठीक है, खाना वगैरह हम पका सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, अगला देखिए, आपने कक्षा 6 विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में सीखा कि पृथ्वी पर ऊष्मा का मुख्य स्रोत बेटे सूर्य है, यानी कि सूरज भगवान है, जो हमको क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, गर्मी देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी खाना बना सकते हैं। अगर सूरज भगवान नहीं होंगे तो पेड़ पौधे भी खाना नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आपने घर पर अपने माता पिताजी को रस्सी पर कपड़े सुखाते हुए देखा हुआ। गीले कपड़े तेज धूप वाले दिनों में जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि सूरज से आने वाली ऊष्मा जो है बेटे कपड़ों के पानी को जल्दी से वाष्पित कर देती है। तो इसी प्रकार से इन चीज़ों का इस्तेमाल हम देखेंगे जल चक्र के बारे में। जल चक्र बेटे हम बहुत छोटी छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से हम देख लेते हैं। पहले इस डायग्राम को हम देख लेते हैं ध्यान से। देखिए क्या होता है बेटे, हम सबको पता है सूरज की रोशनी में जो भी ये जो पानी होता है, किसी भी जल स्रोत का पानी जो होता है वो बेटे गर्म होकर ऊपर की तरफ उड़ेगा। ये जो पानी गर्म होगा तो ये गर्म पानी जो भाप बन के उड़ेगा। हमको पता है गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है, गर्म हवा हमेशा बेटे ऊपर जाती है। हम सबको पहले पता है कि गर्म हवा हमेशा बेटे ऊपर की तरफ ही जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी गर्म हवा। ठीक है, लेकिन ऊंचाई पर आने के बाद यहाँ पर बेटे थोड़ी ठंड होती है। ऊंचाई पर जितना ऊंचा पे जाओगे ठंड होगी, तो ये जो गर्म हवा थी ऊंचाई पर जाने के बाद ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद ये बादल का रूप ले लेगी बेटे। बादल का रूप लेने के बाद जब ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, ठीक है, तो ये बारिश के रूप में, ठीक है, और ठंडी होगी तो बर्फ़ के रूप में, और ठंडी
ठंडी होगी तो हिम वर्षा के रूप में या उसके ओले, बड़े बड़े ओले के रूप में ये वापस से धरती पर ही गिर जाएगी। इसी को बोलते हैं जल चक्र। ये चक्र पूरा चलता रहता है, ठीक है। तो यही हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है बेटे। द्रव के रूप में जो जल है वो पृथ्वी पर समुद्र, नदी, झीलों में पाया जाता है। ठोस के रूप में ये हमको बर्फ के रूप में दिख जाएगा पानी जो है, ठीक है। गैस के रूप में जलवाष्प के रूप में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ग्रीष्म काल में हिम यानी कि बर्फ है जो सूर्य के विकिरण के द्वारा जल रूप में परिवर्तित होकर नदियों में बहने लग जाती है, यानी कि जो बर्फ पिघलती है नदियों में आ जाती है, ठीक है। फिर बाद में महासागरों में मिल जाती है, ठीक है। पिघली हुई शीतकालीन के दौरान हिमपात से पुनः जम जाती है, लेकिन जब ठंड आएंगी तो दोबारा से जो बर्फ थी वो दोबारा से जमनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, समुद्रों, नदियों, झीलों में जल सूर्य की ऊष्मा के कारण गर्म होगा। जो मैंने बताया कि सूरज की ऊर्जा से जो जल है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और जल वाष्प के रूप में वाष्पित हो जाएगा, यानी कि भाप बनकर वो ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। गर्म होने के बाद वो ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। जल से ही नहीं, ये वाटर बॉडीज से ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों से भी जल वाष्पित होता है, वाष्पोत्सर्जित होता है, ठीक है। ये आप बड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे या आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि भाई जो जल है वो, जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या करते हैं बेटे, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत पानी वो भी निकालते हैं, ठीक है। जब जलवाष्प ऊपर उठती है तो वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर संघनित होगी, संघनित होकर बादल बनाएगी। जब बादल और भी ज़्यादा ठंडे हो जाएंगे तो वो जल वर्षा के रूप में, हिम के रूप में, कभी कभी ओलों के रूप में वापस से धरती पर आ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं वर्षण, ठीक है। और जब ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ऊपर भी जल आपका ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ जा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं बेटे जल चक्र। बहुत ही आसान सा है, ठीक है। ये हम बेटे बहुत पहले से जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन इनके बारे में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको इसके बारे में लिखना भी ऐसे है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका 2 या 3 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए, अतः जल चक्र नदियों, झीलों, समुद्रों में जल के पुनः वितरण, पुनः पूर्ति में सहायता करता है, ठीक है। यह पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा को संरक्षित रखता है बेटे, यानी कि टोटल जो मात्रा है, जो हमारा धरती पर जल है वो उतना का उतना ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। जो जल पृथ्वी की सतह पर गिरता है वो तालाबों में चले जाता है, झीलों में चले जाता है, नदियों में चले जाता है, समुद्र में चले जाता है, या फिर भूमि में रिस जाता है, यानी कि भौम जल, ठीक है। भौम जल यानी कि भूमि के अंदर वो मिल जाता है, यानी कि जमीन उसको सोख लेती है, ठीक है। जिसको हम भूजल के रूप में भी जानते हैं, है ना। धरती के अंदर का जो जल है जिसका हम ट्यूबवेल से निकालते हैं, बोरिंग वगैरह से निकालते हैं, वो वाले जल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक वैज्ञानिक जिसे परिचय कर लेते हैं थोड़ा सा। वराहमिहिर 6ठी शताब्दी में उज्जैनी, ठीक है, वर्तमान में उज्जैन मध्य प्रदेश में महान खगोलज्ञ, ठीक है, और गणितज्ञ थे। वृहद संहिता में, एक बुक का नाम है वृहद संहिता, उन्होंने मौसमी वर्षण का अनुमान लगाने की एक पद्धति के बारे में बताया है। उनका मौसमी वर्षण के अनुमान प्राकृतिक परिघटनाओं, यानी कि जो प्रकृति में चीज़ें होती हैं जैसे कि बादलों का बनना, हवा का प्रवाह, तारों और चंद्रमा की स्थिति, इनका उपयोग से उन्होंने मौसमी वर्षण के अनुमान की खोज की थी, ठीक है। आगे देखिए, आपने लोगों को कुओं और हैंडपंप से पानी निकालते हुए देखा होगा। ये वो जल है जो भूमि में रिस गया था, ठीक है। अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जल का धरती में अंतःस्यंदन, अंत यानी कि अंदर की तरफ रिसना, ठीक है, वही हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर इन्होंने 3 चीज़ें ले ली, एक में मिट्टी डाल दी, एक में बालू डाल दी और एक में बजरी डाल दी। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई किसके अंदर जल्दी से जल्दी आपका जो है पानी जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, जिसके अंदर बेटे, जिसके अंदर खाली जगह ज़्यादा होगी, एक सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूँ, ठीक है। अब एक सिंपल सी बेटे अगर हम बात करें, देखिए मान लीजिए मैंने एक पात्र बनाया ये, या एक नली सी बना दी यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर बजरी डाल दी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस जिस भी जगह के अंदर, इन तीनों में से जिसके अंदर भी जो जगह है बेटे आने जाने की वो ज़्यादा होगी, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए पानी आया, पानी यहाँ से कहीं से भी निकल जाएगा, है ना। तो जिसके अंदर भी ज़्यादा जगह आपको देखने को मिल जाएगी उसके अंदर से पानी ज़्यादा जा पाएगा। अब वो जगह कैसे ज़्यादा बनेगी, वो बनेगी बेटे जिसके मोटे कण होंगे, मोटे कण के बीच में आसानी से जगह बन जाएगी। मिट्टी के कण बहुत ज़्यादा पतले होते हैं तो उसमें जगह नहीं होगी, बालू के कण भी पतले होते हैं उसमें ज़्यादा जगह नहीं होगी, लेकिन बजरी के कण जो होते हैं बेटे वो ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं, तो इसलिए पानी आसानी से उसमें सोख जाएगा, ठीक है। यही चीज़ें हम देखेंगे नीचे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बजरी में सबसे तीव्र गति से, सबसे तेजी से, बालू में धीमे और मृदा में तो सबसे धीमे जल रिसता है, क्योंकि कणों की, देखिए यहाँ पर बना भी हुआ है, ठीक है। देखिए इन जो बजरी थी इसमें खाली जगह पर बहुत जाए, है ना, खाली जगह बहुत सारी है बेटे, तो आसानी से जो हमारा जो जल है वो रिक्त स्थान में स्थानांतरित हो सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस सकता है, जमीन के अंदर जा सकता है। लेकिन अगर हम देखें मिट्टी के अंदर, यहाँ पे कण देखिए हर जगह से तो पूरा पैक है ये, है ना, पूरा तो पैक हो गया, यहाँ से जल को रास्ता ही नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए बेटे कण मोटे होंगे और बीच में खाली जगह होगी, तो वहाँ से क्या होगा बेटे, आपका जो जल है वो आसानी से धरती के अंदर रिस सकता है, ठीक है। आगे देखिए,
बजरी के कणों के बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है, मृदा के कणों के बीच में बेटे बहुत ज़्यादा कम होता है ये, ठीक है। इसलिए बजरी से जो बजरी है उसमें सरलता से ये जो पानी है रिस जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। इस प्रकार जल पृथ्वी की सतह के नीचे रिसता है। मृदा और चट्टानों से सतही जल के रिसने की प्रक्रिया को अंतःस्यंदन कहते हैं, यानी कि जो धरती पर जो जल आ रहा है, गिर रहा है पानी के रूप में, बारिश के रूप में, जब वो धरती के अंदर चले जाएगा उसी को हम बोलेंगे अंतःस्यंदन, ठीक है। यदि मृदा और चट्टानों के बीच में रिक्त स्थान अधिक चौड़े होते हैं, खुले होते हैं, परस्पर जुड़े हों, तो जल आसानी से बेटे जा सकता है नीचे, ठीक है। सतह के नीचे अवसादों को छिद्रों चट्टानों की दरारों से जो जल रिसता है उसे भौम जल कहते हैं, ठीक है। उसी को हम निकालते हैं, ठीक है। अवसादों और चट्टानों की भूमिगत परतें जो छिद्रों में जल भंडारित रहता है, यानी कि जो इनके अंदर ऐसे जो जल भंडारित रहता है, इसको बोलते हैं जलभृत कहलाते हैं, ठीक है। जलभृत बोलते हैं इसको, ठीक है। जो कुएं वगैरह से हम पानी निकालते हैं ये जलभृत के अंदर से ही निकाला जाता है। ये जो जलभृत के अंदर जो पानी है ये कुछ मीटर पर भी मिल जा सकता है हमको, या फिर सैकड़ों मीटर पर भी हो सकता है ये, ठीक है। इट्स डिपेंड, ठीक है। आजकल के टाइम पे तो बेटे, पहले के टाइम पे 8-8 10-10 फुट में पानी निकल जाता था, लेकिन आज के टाइम पे बेटे 80-80 फुट में भी पानी नहीं आता है, ठीक है। देखिए अब ये जो भौम जल है ये बेटे हमारे पास ये तो है नहीं कि भाई कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये खत्म भी हो सकता है, तो इसलिए हमें इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये अंतःस्यंदन या पानी रिस रहा है ना, पानी आ रहा है, ठीक है, तो ये अंतःस्यंदन हो जाएगा। और ये चट्टानों के बीच में पानी भरा हुआ है, इसी को हम जलभृत बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, भौम जल असीमित नहीं है, यानी कि ये सीमित है, लिमिटेड है, ठीक है। बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से बेटे इसकी आवश्यकता हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नगरीय क्षेत्रों में वनस्पति आवरण में कमी हो रही है, कंक्रीट की सड़कें बनी है। अब जब कंक्रीट है उसमें तो बिल्कुल भी जगह नहीं है पानी को नीचे जाने के लिए, है ना, तो अंतःस्यंदन सीमित हो गया, यानी कि धरती में जल भर ही नहीं पा रहा है बेटे, ठीक है। इसके फलस्वरूप भौम जल का अवक्षय हो रहा है, यानी कि खत्म होता जा रहा है हमारा भौम जल, ठीक है। भौम जल की पूर्ति के लिए वर्षा जल संग्रहण और पुनः भरण गड्ढों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि भाई वर्षा जल संग्रहण के लिए पद्धति कौन सी इस्तेमाल होती है। घरों में, घरों की छतों पे भी ढलान बना दी जाती है और एक जमीन में गड्ढा कर दिया जाता है, जिससे कि जो ढलान का पानी है पाइपों के द्वारा उस गड्ढे में इकट्ठा हो जाएगा और वहां से फिर वो बेटे रिस जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अतः जल चक्र से ही भौम जल के जो स्रोत हैं वो पुनः भरते रहते हैं, ठीक है, और सतत जल की आपूर्ति बनी रहती है, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, जल की कमी से जीवन कठिन हो जाता है, अतः लोगों ने जल संरक्षण की प्रभावी विधियां विकसित कर ली है। उदाहरण के लिए लद्दाख की अगर हम बात करें तो लोग सर्दियों में हिम स्तूप बनाते हैं। अब हिम स्तूप है क्या वो समझिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहाड़ों से जो बर्फ़ के पहाड़ थे यहाँ से पानी को लेके जाया जा रहा है नीचे, ठीक है, पाइप के द्वारा से इसको ऊपर की तरफ उछाला जा रहा है। जब ये नीचे आएगा ठंड से वापस से बर्फ़ के रूप में जम जाएगा ये, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, हिम स्तूप, ठीक है। लद्दाख में वसंत मौसम के दौरान जल की धाराएं सूख जाती हैं क्योंकि बेटे गर्मी पड़ने लग जाती है, ठीक है। इससे जल की कमी हो जाती है क्योंकि सूरज की किरणों से गर्मी पहाड़ों की बर्फ को पिघलाती है। जो सूरज की रोशनी पड़ेगी यहाँ पर तो बेटे क्या होगा, ये जो पानी है पिघलना शुरू होगा, बर्फ जो है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। तो पर्याप्त नहीं होती है। शीतकाल में पहाड़ी जलधाराओं से भूमिगत जल नलिकाओं पाइप के द्वारा प्रभावित किया जाता है, ठीक है। शीतकाल में ये जो पाइपों के द्वारा पानी को बेटे लाया जाता है, ठीक है। इस जल को फुहार यानी कि फव्वारे की तरह से ऊपर छोड़ा जाएगा, है ना, जैसे यहाँ पर फव्वारे की तरह से इसको छोड़ा जाएगा। जब ये ठंडी वायु में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटे, बर्फ बन जाएगा दोबारा से, ठीक है। जब जल नीचे गिरेगा तो कम ताप के कारण ठंडा होकर जम जाएगा। परत दर परत ये चलता रहता है ना, और हिम बढ़ती रहती है। हिम बढ़ेगी तो वापस से क्या होगा बेटे, लंबी शंकु के आकार की संरचना बन जाएगी, जिसको हम हिम स्तूप बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि इस चित्र में आप देख भी सकते हैं। वसंत में हिम का यह स्तूप धीरे धीरे पिघलता है, यानी कि जब गर्मी का मौसम आएगा तो ये जो बर्फ है धीरे धीरे पिघलेगी और बेटे पानी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।